नमस्कार, कैसे हैं फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिक्र की खबर अब कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस भी होती जा रही है। आइए देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। सदी की सबसे बड़ी महामारी जारी है, लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच ही जैसे महामारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस ब्लैक फंगस से हम आपको लगातार सावधान करते आ रहे हैं, उसे कुछ राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है भारत में। और इस बीच व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। आपको सावधानी का तरीका बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि कोरोना टेस्ट का होम किट बहुत जल्द आने वाला है। अब इस किट को ICMR ने मंजूरी दे दी है। 250 रुपए में महज 15 मिनट में रिजल्ट देने वाली यह किट बाजार में कब आएगी, इसका फायदा क्या होगा, यह भी आपको बताएंगे। कोरोना से बढ़ते तनाव के बीच उम्मीद की एक किरण दिख रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों ने वैक्सीनेशन में तेजी दिखाई, वहां पर कोरोना काबू में आ चुका है। वो कौन से देश हैं और हम वो टारगेट कब हासिल कर सकेंगे, इसे विस्तार से समझाएंगे। फिर महामारी के बीच हुई एक त्रासदी के पीछे की कहानी भी सुनाएंगे। ताउते तूफान में अलर्ट के बावजूद 5 जहाज समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर क्यों रुके हुए थे, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है और वो स्टोरी सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले फिक्र कोरोना के कहर की। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के डेली केसेस में बढ़ोतरी देखी गई। 18 मई को देश में करीब 2,67,000 केसेस मिले हैं। लेकिन अगले दिन यानी 19 मई को 2,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार 7वें दिन नए मरीजों में से ज्यादा पुराने मरीज ठीक हुए हैं। 19 मई को करीब 3,69,000 मरीज रिकवर हुए। राहत की बात यह भी है कि मौत का आंकड़ा 4,000 से नीचे दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण की दर 13.2 रह गई। देश में एक्टिव केस भी 12.1 हैं और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 19 राज्यों में 50,000 से कम केस हैं। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल में भी केस में कमी आ रही है। इस बीच कोरोना संकट के मामले पर आज पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल हुए। इन जिलाधिकारियों से बात करते हुए पीएम ने कोरोना को धूर्त और बहरूपिया कहा और गांव पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इसी मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी, जिन्होंने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम की मीटिंग में सिर्फ बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे। ममता के पीएम पर इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने इसको शर्मनाक बताया और कहा कि यह वक्त राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है। कोविड নিয়ে মিটিংটা এত ক্যাজুয়াল, it was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. They didn't ask us for the black fungus. ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की। इस समय एक स्वर हो, ये बहुत जरूरी है। और ममता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप कृपया कर अपने कॉन्शियस में झांक कर देखें कि आपने जो आज आचरण किया है वो उचित है क्या। अच्छा, ये वो मुख्यमंत्री कह रही हैं जो न जाने कितनी मीटिंग में आई नहीं, और जब आई तो बोलते हैं कि हमें वहां पर सुनी नहीं गई। खैर, अब फिक्र महामारी के बीच एक और महामारी की, यानी ब्लैक फंगस की, जिसे राजस्थान और तेलंगाना ने महामारी घोषित कर दिया है। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस बीमारी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में इसका कहर बरपा है। आइए सीधे चलते हैं और ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देश के कई राज्य ऐसे हैं, खासकर क्योंकि इस बीमारी के पीछे वजह बताया जा रहा है स्टेरॉइड्स और जो जिस तरीके से वेंटिलेटर्स होते हैं उसमें फंगस का होना। महाराष्ट्र में 1500 मरीज हैं और 90 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जरा चेंज करें इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। गुजरात में 1200 केसेस हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस का जो कहर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट चेंज करें। राजस्थान में 100 केसेस हैं, लेकिन जरा होल्ड करें। राजस्थान में एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 400 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, एक रिपोर्ट वो भी है। खैर, मध्य प्रदेश में 573 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट चेंज करें। दिल्ली में 200 केस ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और कई अस्पतालों में बहुत ज्यादा परेशानी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर 226 केस सामने आए हैं। पंजाब भी ब्लैक फंगस के कई केसेस से परेशान है। इसके अलावा यूपी में 150 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में अभी तक 48 मरीज मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के। बिहार में ब्लैक फंगस के करीब 30 मामले सामने आए हैं। उड़ीसा में कल तक एक केस दिखा था उड़ीसा में। तेलंगाना के हैदराबाद में करीब 60, कर्नाटक में करीब 50 और केरल में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। देश के करीब आधे राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की है, जिसकी किल्लत से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का कहर। शहर दर शहर फंगस का घातक असर। देश के करीब आधे राज्यों में फैली रहस्यमय बीमारी। आपको इन राज्यों के ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है और किस कारण से होता है। दरअसल कोरोना से रिकवरी के बाद डायबिटीज के मरीजों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह ज्यादा अटैक करता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर गाल, नाक, आंख, कहीं भी सूजन हो, नाक में काली पपड़ी बन रही हो, चेहरे के एक तरफ दर्द, दांतों में दर्द की शिकायत हो या आंखों से संबंधित कोई समस्या हो, आंखों से पानी गिरना, लाल होना, दर्द देना, ये डबल विजन हो, तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण है। अब आपको बताते हैं कि यह रहस्यमय ब्लैक फंगस होता क्या है। दरअसल ये फफूंद या फंगस के कारण होता है। अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है, जो म्यूकोरमाइसेट्स नाम के फफूंद यानी फंगस के समूह की वजह से होता है। अब इस रहस्यमय ब्लैक फंगस को और सरल तरीके से समझिए। ये फंगस वातावरण में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, यानी हमारे चारों तरफ होता है। कहा जाता है कि प्याज और रोटी पर लगने वाला काला फंगस भी ब्लैक फंगस ही है। यानी ये जानना भी जरूरी है कि अगर ये फंगस हमारे चारों तरफ मौजूद है तो फिर ये इंसानों पर हमला कब करता है। दरअसल जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो हवा में मौजूद ये ब्लैक फंगस यानी फफूंद सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये फंगस शरीर में लगे घाव या किसी खुली चोट के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब जानिए कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस कितना घातक है। दरअसल ये फंगस साइनस से फेफड़ों में प्रवेश करता है। कई बार ये साइनस से आंखों में चला जाता है और वहां से सीधा दिमाग में प्रवेश करता है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इससे आंखों की रोशनी जाती रहती है। समय रहते इलाज नहीं करवाने पर मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस मतलब ब्लैकनेस एंड फंगस, ये एक फंगस है जो कि टिश्यूज़ में जाता है और उनके आर्टरीज में फंस जाता है, इसलिए वो टिश्यूज़ मर जाती हैं, वो टिश्यू ब्लैक कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस कहा जाता है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से डायग्नोस होती है, वो है MRI विद कंट्रास्ट, ग्लैडुल्यूमिन कंट्रास्ट, जिसमें कि कंट्रास्ट जाता है ब्लड वेसल्स में और वो दिखाता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं। उससे ये फाइनल डायग्नोसिस होता है और डायग्नोस होने के बाद दवाई प्लस माइनस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम टेक केयर करेंगे तो ये हम इसके डरावने इससे बच सकते हैं।
अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से राज्यों की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त 3 बड़े अस्पतालों ने ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि की है। एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के ही केस आ रहे हैं। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में पिछले 4-5 दिनों में इस बीमारी के कई मरीज भर्ती हुए हैं और चिंता इस बात की है कि ब्लैक फंगस के लिए ज़रूरी जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर बड़े अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती है, उन दवाइयों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है ब्लैक फंगस में, ये सबसे ज़्यादा कारगर बताया जा रहा है। अचानक से उसकी जो मांग है वो बढ़ गई है और सप्लाई बिल्कुल शून्य हो गई है। यहाँ ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या करीब 80 पहुंच गई। इसके अलावा सर गंगाराम अस्पताल में 51 मरीज और मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले देखे गए। मैक्स में जिन 51 मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें 75% डायबिटिक है और 51 में से 22 कोविड पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन परेशानी ये है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दवा नहीं मिल पा रही। ये दवाई ज़्यादा यूज नहीं होती है तो उसकी कमी तो ओवरऑल सारे देश में ही है और उसके लिए जरूरी है कि सरकार को, केंद्रीय सरकार को, स्टेट सरकार को जहाँ से भी ये दवाई मिलती है एम्फोटेरिसिन भी लाइफ सेविंग है इनके पेशेंट के लिए, तो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, वो करा रहे हैं। ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के लिए मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देने की जरूरत होती, लेकिन देश की राजधानी में भी ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, जिसके चलते कोरोना की तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई। अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर, हमारे पास 2 हफ्ते पहले था अवेलेबल। अब इसका ब्लैक फंगस की वजह से इसका डिमांड बढ़ गया तो सारे मेडिकल स्टोर में शॉर्ट चल रहे हैं। ये अभी हमारे पास आ भी नहीं रहा है तो 2 हफ्ते से शॉर्ट चल रहा है ये अभी। जबकि एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल में इंजेक्शन की कमी नहीं है। एम्स में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग इसके लिए मेन ट्रीटमेंट का काम करती है वो पूरी तरह उपलब्ध है। कोई डरने वाली बात नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है और पूरे जितने भी लोग हैं उनको भी कोई डरने वाली कुछ ऐसा बात नहीं है कि इसमें कुछ स्टॉक कंप्लीट है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए 4 सदस्यों की एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया है। इसके बावजूद मेडिकल स्टोर पर दवाई उपलब्ध नहीं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर बने दवा की दुकानों पर हर रोज 8 से 10 मरीजों के परिजन खाली हाथ लौट रहे हैं। नहीं, वो लगातार हम टच में हैं सप्लायर्स के, लेकिन अभी शायद उनके पास भी स्टॉक नहीं है। सब जगह से डिमांड बढ़ गया है ना, तो इस वजह से दे हैव नॉट बीन एबल टू सप्लाई। तो देखा आपने कैसे कोरोना के साथ साथ दिल्ली ब्लैक फंगस के कहर से बेहाल है। सोचिए अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी राज्यों या शहरों में ब्लैक फंगस की दवा कैसे मिलेगी। आइए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं जहां इस बीमारी ने कहर बरपा रखा है। महाराष्ट्र में इस वक्त 1500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों के इलाज के लिए यहां इंजेक्शन की किल्लत है। प्रदेश को 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। गवर्नमेंट ने, महाविकास आघाड़ी ने यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरिसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इस महाराष्ट्र के बाद फिक्र हरियाणा की, जहां ब्लैक फंगस के 226 से ज्यादा केस आ चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मामले फरीदाबाद और गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं।
देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 15 मई को इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया। डॉक्टरों को इस बीमारी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 4 मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड रिजर्व किए गए। केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन मांगे गए हैं। हमने हिंदुस्तान से जितनी अवेलेबल हो सकती थी हमने वो प्रोक्योर की हैं, और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं इसलिए हमने इंपोर्ट करने का भी फैसला किया। अभी आए नहीं है, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शंस की केंद्र सरकार से डिमांड की है। वहीं पंजाब सरकार के पास ब्लैक फंगस के मरीजों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहां अमृतसर में 9, लुधियाना में 4 की आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में पंजाब सरकार ने भी ब्लैक फंगस से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ मेडिसिन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यूपी में भी ब्लैक फंगस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसके 150 मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ में 55, मेरठ में 52, वाराणसी में ब्लैक फंगस के 30 मरीज मिले हैं। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की मौत भी हो गई है और लखनऊ समेत जिन शहरों में ब्लैक फंगस के केस दिख रहे हैं वहां इसके इंजेक्शन की किल्लत भी मरीजों पर कहर बनकर टूट रही है। 636 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के अभी मौजूद हैं। ये एम्फोटेरिशन B50 इंजेक्शन माना कहा जाता है और इसमें इसके हिसाब से मेरठ को 66 इंजेक्शन दिए गए हैं, वाराणसी को 30, बरेली को 36, प्रयागराज को 36, ग्रेटर नोएडा को 6, जालन को 6, कानपुर को 30 और लखनऊ को 300 से ज़्यादा इंजेक्शन मिले हैं। 384 इंजेक्शन लखनऊ के हिस्से में आए हैं, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के मामले पूरे प्रदेश से सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार पहले से ही इसकी तैयारी कर लेना चाहती है, तो दवाओं की कोई कमी प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को न रहे, इसके खास तौर पर एहतियात बरतते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य भर में जितने भी मरीज हैं उनकी दवाओं की उपलब्धता, एंटी फंगल इंजेक्शन सबको सुनिश्चित कराया जाए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 537 मामले सामने आ चुके हैं। इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिलने से मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन प्रदेश के इंदौर की इस तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने से पहले ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता की जान बचाने के लिए एक बेटा पहुंचा और एसडीएम का पैर पकड़कर पिता के लिए इंजेक्शन की मांग करने लगा, जिसके बाद एसडीएम ने सीएमओ से बात कर इस लड़के को इंजेक्शन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस की दवाई का भी वही हाल हो रहा है जो रेमडेसिविर का हो रहा था। देखा आपने कि कोरोना की मुसीबत के बीच ब्लैक फंगस किस कदर हर राज्य के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। लेकिन इस बीच एक और फंगस ने आम लोगों और डॉक्टरों की फिक्र बढ़ा दी। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर एसएन सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, पर वो कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव थे। व्हाइट फंगस का पता चलने पर वो सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से ठीक हो गए। अब इस बीमारी में रहस्य यह है कि मरीज कोरोना से पीड़ित है या व्हाइट फंगस से, अंतर करना मुश्किल होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण में के लक्षण HRCT में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए HRCT में कोरोना जैसे लक्षण यानी धब्बे दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। अब जानिए कि ये किन लोगों पर अटैक करता है। दरअसल व्हाइट फंगस के भी वही कारण हैं जो ब्लैक फंगस के हैं, जैसे प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की कमी, डायबिटीज या कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं, हाई एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का लंबा सेवन करने वालों को भी गिरफ्त में लेता है। अब जानिए कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर में स्टरलाइज्ड वाटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जाए वो फंगस से मुक्त हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
चेस्ट इन्फेक्शन इसने कर दिया वाइट फंगस ने, तो वो डाउन कर देगा आपका, जैसे कि कोरोना में डाउन करता है, जानलेवा साबित हो सकता है। नहीं तो अगर मुंह में है तो छाले पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं है, उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट किया जाता है, बच्चों में भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो। इसीलिए माताएं बहनें जो हमारे ल्यूकोरिया के शिकार हैं, ये वाइट फंगस के कारण है, तो वाइट फंगस प्रमुख कारण है, तो उसमें एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। वैसे ही अगर ये डायग्नोसिस टाइम समय पे हो गया तो उसकी दवाएं दी जाएंगी, ठीक हो जाएगा पेशेंट। इसीलिए जितने भी HRCT में जो धब्बे आ रहे हैं वो धब्बे कोरोना के ही नहीं हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि फंगल डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो कैसा पेशेंट है। कोरोना क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है? बहरहाल ब्लैक फंगस के प्रकोप को देखते हुए एम्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो ब्लैक फंगस का पता लगाने और उसके इलाज के दौरान मदद कर सकती हैं। तो पहले जानिए कि इसका खतरा किसे है। जिन मरीजों को डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज होने के बाद स्टेरॉइड या टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयों का सेवन करते हैं तो उन पर इसका खतरा है। कैंसर का इलाज करा रहे मरीज या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस का अधिक रिस्क है। कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीज जो ऑक्सीजन मास्क या वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, ऐसे मरीजों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। एम्स की गाइडलाइंस के मुताबिक इस बीमारी की पहचान के लिए इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे नाक का बंद होना, खून बहना या काली पपड़ी जमना, सिर और आंखों में दर्द या सूजन रहना, धुंधला दिखना, आंखों का लाल होना, कम दिखाई देना, आंख को खोलना बंद करने में दिक्कत होना। इसके अलावा चेहरे का सुन्न हो जाना या झुनझुनी सी महसूस होना, मुंह को खोलने में या कुछ चबाने में दिक्कत होना। ऐसे लक्षणों का पता लगने के लिए हर रोज खुद को अच्छी तरह रोशनी में चेक करें ताकि चेहरे पर कोई असर हो तो दिख सके, और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस भी कई राज्यों में महामारी घोषित हो गई है। ऐसे में इससे बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस के विस्तार में कोरोना वायरस का भी योगदान है और कोरोना वायरस नए वेरिएंट के साथ अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। अब तक हम कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की थ्योरी पर चलते थे, लेकिन ये वायरस के विकराल रूप के ही प्रकोप है कि अब 2 गज की दूरी वाली थ्योरी कोरोना से लड़ने में नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की रेंज अब 5 गुना बढ़ चुकी है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकता है, जबकि संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। ऐसे में सरकार ने इस रिसर्च के आधार पर नई एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन ये एडवाइजरी प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी की गई है, जिसमें वायरस के बढ़ते दायरे को सख्ती बरतने की बात कही गई है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसे लेकर तमाम तरह के रिसर्च सामने आते रहे हैं और इन रिसर्च के आधार पर ही केंद्र सरकार ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का फॉर्मूला इजाद किया। खुद देश के प्रधानमंत्री ने तमाम मंचों से इस फॉर्मूले को मूल मंत्र के तौर पर लोगों को अपनाने को कहा। आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि अब कोरोना का वायरस एरोसॉल के जरिए 10 मीटर की दूरी तय कर सकता है, यानी ड्रॉपलेट से 5 गुना अधिक दूर तक जा सकता है एरोसोल। मतलब साफ है कि कोरोना हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार राघवन के मुताबिक किसी कोरोना संक्रमित शख्स का सलाइवा या नेजल डिस्चार्ज ड्रॉपलेट और एरोसोल के रूप में कोरोना संक्रमण फैलने की प्रधान वजह है। ड्रॉपलेट जहां 2 मीटर तक जाकर सतह पर बैठ जाता है, वहीं एरोसोल 10 मीटर तक हवा में फैल सकता है। जिस तरीके की नए रिसर्च सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि अब कोरोना का 2 चीज होता है, एक तो ड्रॉपलेट और दूसरा एरोसोल। एरोसोल के बारे में बताया जा रहा है कि यह 10 मीटर की दूरी तक हवा में ट्रेवल कर सकता है। अगर इस लिहाज से देखें तो अब तक जो हम नियम अपना रहे थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हालांकि हम ये ड्रॉपलेट के लिए कर रहे थे, वो नियम को अब बदलना पड़ेगा। WHO भी पहले ही ये पुष्टि कर चुका है कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। यही वजह है कि उन्होंने कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करने की सलाह दी और सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करने की बात कही। इस गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमित शख्स के आसपास
10 मीटर के दायरे में लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। इसलिए घर, ऑफिस और सार्वजनिक जगहों पर वेंटिलेशन बढ़ाने की सलाह दी गई है। इस गाइडलाइन में डबल मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा वेंटिलेशन पर जोर दिया गया है, जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सकता है। इसमें कहा गया है कि शहर और गांवों में घर, ऑफिस और सार्वजनिक जगहों पर तेजी से वेंटिलेशन सुनिश्चित करने की जरूरत है। घर, ऑफिस और सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग में पंखे लगाकर, खिड़कियां, दरवाजे खोलकर एयर सर्कुलेशन बढ़ाना है। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। और ये तो हम लोग को वास्तव में भी बताया जाता है कि सूरज और हवा आना जरूरी है। वैसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ये देखा गया है कि परिवार में अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो गया तो पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। ये सब ड्रॉपलेट और एरोसोल की वजह से ही संभव हुआ। संक्रमित मरीज एक कमरे में है तो दूसरे कमरे में लोग संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं थी कि कोरोना वायरस कहां और कितनी देर तक फैलता है। लेकिन तमाम तरह के रिसर्च इस बात की ओर इशारा करते हैं कि संक्रमित शख्स के हंसने, बोलने, खांसने से जो ड्रॉपलेट या एरोसोल निकलता है हवा में 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। ऐसे में वेंटिलेशन बढ़ाने से वहां कोरोना फैलने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि अब सवाल एक और है कि एरोसोल है क्या और ये ड्रॉपलेट से अलग कैसे है। दरअसल एरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स एरोसोल। आकार के सिवाय दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वैज्ञानिक 5 माइक्रोन से कम आकार के ड्रॉपलेट्स को एरोसोल कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान के एक बाल की चौड़ाई 50 माइक्रोन होती है और एरोसोल इससे करीब 10 गुना छोटा होता है। जाहिर है ऐसे अनदेखे दुश्मन से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी फिक्र यह है कि लोगों की जांच कम हो रही है, तो फिर इलाज कैसे हो? अब इस फिक्र पर विराम लग सकता है। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्ट के लिए बनी होम किट को अप्रूवल दे दिया है। यानी आप 250 रुपए में घर बैठे बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में रिजल्ट जान सकते हैं। माना जा रहा है कि यह किट गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर जांच करना आसान होगा तो जल्द से जल्द इलाज शुरू करना भी संभव होगा। और अब तक यह देखा गया है कि जिन लोगों का इलाज सही समय पर शुरू हो रहा है वो जल्द ठीक हो रहे हैं। मोबाइल ऐप से जुड़ी ये किट कैसे काम करेगी आपको बताते हैं। बफर ट्यूब को खोलें और नेजल स्वॉब स्टिक को 2 से 4 मिनट तक नॉस्ट्रल्स में डालें। स्वॉब को बफर ट्यूब में डालें और बचे हुए स्वॉब स्टिक को तोड़ें। ट्यूब का ढक्कन बंद करें। टेस्ट कार्ड पर ट्यूब से सैंपल की 2 बूंद डालें। इसके बाद नतीजों के लिए 15 मिनट का इंतजार करें। टेस्ट कार्ड पर 2 सेक्शन होंगे, जिनमें से एक कंट्रोल सेक्शन होगा और दूसरा टेस्ट सेक्शन होगा। अगर बार केवल कंट्रोल सेक्शन सी तक पहुंचा तो आप नेगेटिव हैं। अगर बार कंट्रोल सेक्शन टेस्ट सेक्शन टी दोनों पर आए तो इसका मतलब कि एंटीजन का पता चल गया है और टेस्ट पॉजिटिव है। यह किट अगले हफ्ते तक बाजार में होगी। 250 रुपए रखी गई है। अब आपको इस किट की पहली झलक दिखाते हैं और एक डेमो के जरिए इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। आईसीएमआर ने अब घर पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दे दी है, जिसके लिए महाराष्ट्र के पुणे स्थित माई लैब कंपनी को चुना गया है। और हम आज आपको बताएंगे कि कैसे ये टेस्ट किट जो है वो आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर डालना है और इसे 4 बार 5 बार रोल करना है। इसके बाद इस नेजल स्वॉब को आपको इस बफर ट्यूब में डालना है। इसे पिंच करके इसे 10 बार रोल करना है। पॉइंट है जहां आपको ये तोड़ देना है ताकि कंटैमिनेशन बिल्कुल ना हो और आप ये स्वॉब इसके अंदर रह जाए। इसके बाद आपको ये ड्रॉपर दिया गया है, साथ ही में इसको टाइट सील करना है और ये कैसेट लेकर इसमें आपको सिर्फ 2 ड्रॉप, अब आपको 5 से 7 मिनट में ये रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट बताना स्टार्ट करता है। आपको 15 मिनट तक रुकना है
अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो जो हमारे ऐप में उसका एक प्रीसेट अलार्म है, 15 मिनट में अलार्म बज जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स है वो फाइनल रिजल्ट्स है। 20 मिनट के बाद जो भी रिजल्ट्स आए वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 15 मिनट के बाद जो रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट। यानी समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। 15 मिनट के भीतर 15 मिनट तक जो रिजल्ट आएगा आपको उसी पर भरोसा करना है। खैर, दुनिया के कई देश फिर एक बार कोरोना की फिक्र से निकलकर अनलॉक हो रहे हैं या अनलॉक होने की तैयारी में। उनके पास ऐसा करने के दो कारण हैं। पहला कारण ये कि काफी संख्या में वहां के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा कारण ये कि वहां कोरोना के नए केस की रफ्तार थम गई है या फिर बहुत धीमी हो गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर भी कोरोना को रोकने में सफलता नहीं पाई। ये तस्वीरें ब्रिटेन की। करीब 5 महीने तक लॉकडाउन के कड़े नियमों से घिरे रहने के बाद लोग सार्वजनिक जगहों पर ऐसे उमड़ पड़े जैसे जेल से छूट कर निकले हो। ब्रिटेन में पिछले 3 दिनों से बार और रेस्टोरेंट में भारी गुलजार है और लोगों में छुट्टियां मनाने की होड़ सी लग गई है। सबसे व्यस्त हीथ्रो हवाई अड्डे का तो ये हाल है कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग वहां से रोम, पेरिस और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन तस्वीरों को देखकर हम भारत के लोग होश न खोएं, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल कड़ाई में ही भलाई है। हम ये 2 उदाहरण लेंगे। इजराइल 7 फरवरी को ही अनलॉक हो चुका है और वहां के 59% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि सेशल्स में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 मई को लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां 21 मई को दोबारा अनलॉक का ऐलान हो सकता है। इजराइल में आधे से ज्यादा आबादी के टीकाकरण के बाद धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जाने लगी। साल की शुरुआत में वहां हर रोज कोरोना के 8000 केस आ रहे थे, जबकि वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही हर रोज 50 से भी कम नए केस आने लगे। इजराइल में फाइजर बायोटेक का टीका लेने वालों पर हुई स्टडी से पता चला है कि ये वैक्सीन एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण को रोक पाने में 90% से भी ज्यादा कामयाब रही। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि बिना लक्षण वाले संक्रमण को रोक पाने की खासियत ये तय करती है कि कोई वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार है या नहीं। दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग टीके लगाए जा रहे हैं, तो क्या इन टीकों का असर भी अलग अलग तरीके से हो रहा है? ऐसा मुमकिन है कि कुछ टीके कोरोना से मौत को रोकने में तो सक्षम हो, लेकिन वो संक्रमण को रोक पाने में बहुत असरदार ना साबित हो रहे हों। अमेरिका में मुश्किल से 40% लोगों को ही वैक्सीन लगी और वहां पिछले 4 महीनों से हर रोज नए केस में 85% तक की कमी आ रही। वहां तो ये भी कह दिया गया है कि जो लोग अपना टीका पूरा कर चुके हैं वो बिना मास्क के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जरा सेशेल्स का उदाहरण देखिए। हिंद महासागर में बसे इस छोटे से देश ने अपनी आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ के 65% लोगों को ताबड़तोड़ अंदाज में टीके दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस महीने की शुरुआत में वहाँ संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जिसके बाद 4 मई को वहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ा। और जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा टीकाकरण वाले इस देश में कौन सी वैक्सीन दी गई थी? सेशेल्स में 57% लोगों को चीन की साइनोफार्मा वैक्सीन दी गई थी। सेशेल्स ने संयुक्त अरब अमीरात से दान के तौर पर चीन से साइनोफार्म टीका लिया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि किस देश में कौन सा टीका दिया जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चीनी साइनोवैक कंपनी का टीका दिया गया था। 30% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाने के बाद भी
अप्रैल के महीने में वहां संक्रमण के आंकड़े हर रोज दोगुने होते जा रहे हैं। आम आदमी बस इतना चाहता है कि उसे जल्द से जल्द महामारी से पहले वाली जिंदगी मिल जाए, लेकिन इसके लिए सरकार की नीति या राजनीतिक इच्छा शक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन कौन सी दी जाए ये सरकारें तय करती हैं। इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सीमा पर पाबंदी और लॉकडाउन जैसे नियमों में सख्ती या ढील भी बहुत हद तक सरकारों पर ही निर्भर है। लेकिन ध्यान रहे, हमारे लिए अभी बहुत सावधान रहने का वक्त है, क्योंकि भारत में अभी 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी गई हैं। कोरोना के बाद अब फिक्र उन लोगों की जो पिछले 4 दिनों से लहरों के बीच हैं और जिन्हें बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। खासतौर से चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आए जहाज बार्ज P305 से लापता हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अब भी 188 लोगों को भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है। 37 शव बरामद हुए हैं। 36 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नेवी इनकी खोज में दिन रात लगी है। हालांकि इस बीच बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख के खुलासे ने हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी सामने ला दी। समंदर में जिंदगी बचाने की अभी भी जंग जारी है। लहरों के बीच नेवी मिशन मोड में लोगों को तलाश रही है। दिन रात एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। पानी में डूबे जहाज बार्ज P305 से लापता लोगों की खोज हो रही है। न सिर्फ बार्ज P305 बल्कि अरब सागर में फंसे 261 लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर 4 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। Operating in area and anchorage are advised to exercise. आज भी INS कोच्चि 125 लोगों को लेकर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पहुंचा, जिन्हें भारतीय सेना बचा कर लाई। INS कोच्चि से उतरते वक्त बचाए गए लोग दूसरी जिंदगी मिलने पर भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जवानों से हाथ मिला रहे थे, उन्हें देवदूत समझकर अभिवादन कर रहे थे, तो कुछ लोग सेना के शौर्य को सलामी भी दे रहे थे। उम्मीद है कि बाकी लोग भी रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। इससे पहले भी कई मौके आए हैं जब समंदर से 100 दिन, यहां तक कि 338 दिन बाद भी लोग वापस लौटे हैं। विपरीत हालात को हराकर लहरों पर जीत हासिल की है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर मन में जीने का जज्बा और हिम्मत हो तो जिंदगी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार भी यह हौसला और जज्बा कई जाबाजों में दिखा। इनमें से ही एक है बार्ज P305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख। तूफान के बाद बचाए गए चीफ इंजीनियर रहमान शेख ने हादसे की भयावह कहानी बताई और जहाज के कप्तान बलविंदर सिंह पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। कैप्टन और क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मारे, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब नहीं, आप आराम करो, आराम से। अभी कैप्टन लापता है, मिला नहीं। और आप लोग जब साथ में थे उसमें से कितने लोग कट गए पॉपुलर में? एक आदमी पकड़ गया पॉपुलर में। फिलहाल रहमान शेख निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके शरीर पर कई जगह जख्म हैं। अभी भी हादसे की बात याद कर वो सिहर जाते हैं। उनका मानना है कि अगर जहाज के कप्तान तूफान की चेतावनी को गंभीरता से लेते और वहां मौजूद लाइफ राफ्ट्स पंचर नहीं होते तो बार्ज P305 पर सभी लोगों की जान बच सकती थी। कप्तान और कंपनी की गलती से ही इतना बड़ा हादसा हुआ। जहाज के कप्तान को हवा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ऊपर जाने का अनुमान नहीं था, जबकि हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। और फिर ऐसी तबाही आई कि कुछ ही घंटे में बार्ज P305 पूरी तरह डूब गया। जब साइक्लोन स्टार्ट हुआ तब सारे वेसल आ गया।
कांटेक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा नहीं। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो किया होगा, ऑफिस किया ना। चीफ इंजीनियर रहमान शेख के भाई आलम शेख ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और बताया कि जब से नेवी ने उनके भाई को रेस्क्यू किया है, कंपनी के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने अब तक सुध नहीं ली है। नहीं, 1-2 लोगों ने फोन किया, मिस्टर प्रताप, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, मिस्टर तिवारी कैसा है वो। बाकी जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं अभी तक कोई नहीं आए पूछताछ करने के लिए या हॉस्पिटल में देखने के लिए या डॉक्टर से बात करने के लिए। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ONGC को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। ये सीधे जिम्मेदारी ONGC की है। ONGC कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्यबल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें सजा दी जाए, हम मांग करते हैं। वैसे चीफ इंजीनियर रहमान मलिक के खुलासे के बाद ही केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जरूरत है इस घटना से सबक लेने की, ताकि फिर किसी कप्तान की एक गलती सैकड़ों जिंदगियों पर भारी न पड़ जाए। इस बीच आपको बता दें कि फिक्र चीन की करते हैं और LAC पर बदलते हालात की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच LAC पर इस साल भले ही हालात बदले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बात बनती नहीं दिख रही है। बातचीत के जरिए LAC पर तनाव कम करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी चीन की हलचल जारी है। हाल ही में खबर आई कि चीन ने लद्दाख के पास अपने ट्रेनिंग सेंटर में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है और लगातार LAC के पास अपने दखल बनाए हुए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। कोरोना काल में कोरोना कंट्री की साजिश। डेप्थ एरिया में ड्रैगन आर्मी। चीनी फौज का जमावड़ा, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों का जखीरा, ठंड के लिए स्पेशल टेंट। LAC के पास की ये तस्वीरें प्रमाण हैं चालबाज चीन के पाखंड का। चीनी कैंप सबूत हैं दगाबाज ड्रैगन की साजिश का। अभ्यास की आड़ में जिनपिंग की बुजदिल ब्रिगेड अपनी हदों को पार कर रही है, अपनी सीमा को लांघ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का भांडा फूट चुका है। चीनी सैनिक उन इलाकों में लौटने की तैयारी कर रहे हैं जहां से बातचीत के बाद वो वापस लौट गए थे। ये PLA का वही अभ्यास क्षेत्र है जहां से पिछले साल भी जिनपिंग आर्मी ने घुसपैठ की थी। पूर्वी लद्दाख के पास एक्सरसाइज एरिया में चीनी सेना ने वापसी की है। अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। पेंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 तक चीन ने अपने सैन्य ठिकाने रुटोग में भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर रखे हैं। पेंगोंग झील से रुटोग की दूरी महज 70 से 80 किलोमीटर है। चीन इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन की इस गुस्ताखी ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां से कुछ घंटे में ही PLA भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकती है। लिहाजा भारत चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ड्रैगन की हर नापाक हरकत पर भारत के जवानों की पैनी नजर है। भारत ने भी अपने जवानों को LAC पर लंबे संघर्ष के लिए तैयार किया है। भारत की तरफ से LAC पर अतिरिक्त बलों की तैनाती और रोटेशन जारी है। भारतीय सेना ने LAC और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तैनाती शुरू कर दी है। शुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और उत्तर पूर्वी सीमाओं में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। लद्दाख के साथ साथ पूरे LAC पर करीब 15 से 18 महीने के लिए रिजर्व रसद का इंतजाम किया जा चुका है।
वैसे तो चीन ये बहुत अच्छे से जानता है कि लद्दाख के इलाकों में ना तो उसकी एयरफोर्स और ना ही उसके ट्रूप्स, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स इतने ज़्यादा एक्लिमेटाइज, इतने ज़्यादा सक्षम है कि भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी हमेशा से क्लियर रहती है, वो होती है साइऑप्स की, या फिर वो होती है सामने वाले को इस प्रेशर में बैठाने की कि वो चीन की बातों से रजामंदी कर ले। और अब फिक्र हेडलाइंस। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा दवाओं के इंतजाम के लिए क्या किया। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर, दिल्ली और यूपी में कोरोना के केस कम, दिल्ली में 24 घंटे में 3,231 और यूपी में 6,725 नए मामले। फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ कल पीएम मोदी करेंगे बैठक, सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टरों से बात करेंगे, कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। पीएम की बैठक को फ्लॉप बताने वाली ममता पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा ममता का आचरण अशोभनीय, बताएं अब तक कितनी बैठकों में आई। मुंबई के समंदर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहाज से 188 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 37 शव मिले, 38 की तलाश जारी। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। 20 साल से बंद पड़े 800 बेड के अस्पताल को बीजेपी आरएसएस ने 20 दिन में पूरी तरह तैयार कर दिया। कर्नाटक के कोलूर जिले में ब्रिटिश काल में यानी सन 1888 में बना बीजीएमएल अस्पताल, जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था, आरएसएस बीजेपी के 250 कार्यकर्ता, जिनमें से 150 बीजेपी और 100 आरएसएस के थे, दिन रात मेहनत कर अस्पताल को मरीजों के लिए तैयार कर दिया है। अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कोविसेल्फ को मंजूरी दे दी। ये टेस्टिंग किट पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट देख सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपए रखी गई है। आप इसे 7.5 लाख फार्मेसी स्टोर पर ऑफलाइन और सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 2,76,059 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 3,68,788 मरीज ठीक हुए। ये लगातार 7वां दिन है जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,647 की कमी हुई। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को यह आंकड़ा 37,41,000 के पीक पर पहुंच गया था। पुणे के 16 साल के प्रथमेश जाजू ने बड़ा कारनामा किया है। उसने 50,000 तस्वीरों को जोड़कर चांद की एक बड़ी पैनोरामा तस्वीर तैयार की है। अधिकतम जूम करने के बावजूद इस तस्वीर के पिक्सल फटते नहीं हैं। प्रथमेश की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ चुकी है। प्रथमेश का दावा है कि ये प्रकृति से क्लिक की गई चंद्रमा की सबसे स्पष्ट फोटो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।